हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान से तांबा प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो आपके हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन लोगों को जो तांबा प्राप्त हुआ भाई, वो वर्तमान में किस राज्य से प्राप्त हुआ, ये चीज कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कहां के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी ये कैसी थी? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपके तांबे के और सॉरी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ पे कांसे की बनी वस्तुएं आपको मिली कहां पे? हड़प्पा सभ्यता में। जो कांसा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कांसा सभ्यता थी, तो इसको बनाया जाता था कैसे? तांबा। तांबा प्लस में किसको मिलाकर? टिन को मिला के, तांबा को और टीन को मिला के एक निर्माण किया जाता था, एक धातु को, जिसको क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। ये बात क्लियर है। अब यहां से चीज आपकी बनती है कि सर जी उस समय जो आपकी तांबा था वो कहां से आता था? अगर बात करेंगे तांबा, तो तांबा तो आपका आता था भाई वो राजस्थान से आता था। कहां से? आपके एक भारत का स्टेट है, आपको पता है, एक स्टेट है राजस्थान और एक आपका देश है, वो कौन सा है? ओमान देश। इन दो जगहों से इसका किसका निर्यात किया जाता था? तांबा मंगाया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा कहां से मंगाते थे भाई? वो एक तो आपके राजस्थान से, दूसरा आपके ओमान से मंगाते थे इसको। अगर यहीं पे बात आती है कि सर जी टिन, जो टिन ये लोग इस्तेमाल करते थे कांसा मिलाने में, इसको कहां से मंगाते थे? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अफगानिस्तान से मंगाया जाता था वर्तमान समय में। कहां से? वर्तमान समय के अफगानिस्तान से इसको मंगाकर इन दोनों चीजों को मिला के क्या किया जाता था? कांसे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बात सभी चीजें क्लियर है। और अगर जो कांसे के औजार मिले थे, जो यहाँ पे कांसे के आपके औजार मिले, कांसे के जो औजार आप मिले थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ था भाई? यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया था? तांबा का किया गया था। ठीक है, जो आपकी टिन है, टिन का अत्यंत कम प्रयोग किया गया इसमें, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। टिन जो थी इसका अत्यंत कम, बहुत ही कम, अत्यंत कम प्रयोग किया गया। ठीक है ना, ये सभी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है कि टिन आपकी कहां से आती थी, आपका कांसा कहां से आता था, सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां तक की सभी चीजें आपकी क्लियर हैं भाई? एक बार बताएंगे कि ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं कि कौन कौन सी जो हमारी धातु है वो कहां से आती थी, उसका उपयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में किया जाता था। सभी चीजें क्लियर? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया भाई, क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, जोरदार क्लास होनी चाहिए आज की। यहाँ पे जो हमारे 40 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे, आपको 40 नंबर यहाँ से जो भी आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा उस क्लास के, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा भाई। इसके पार्ट हम लोग करेंगे कितने? 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। जो इसके पार्ट रहेंगे वो 3 पार्ट रहेंगे। तो आज की जो क्लास चल रही है, आज कौन सा है? आज जो है हमारा पार्ट 1 चल रहा है, इसके 2 पार्ट और होंगे जो आपके सामने जल्द आएंगे। ठीक है, तो ये अगर जो बच्चा तीनों पार्ट एकदम कंप्लीट कर लेता तो उसका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जितनी गहराई से पूछ ले, चाहे जितना ऊपर से पूछ ले, आपको ध्यान रखना है, सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े क्या? चलो, तो एक बार बताओ कि भाई आप सभी को यहां तक की चीजें समझ में आई हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, इन सभी चीजों की आपको ध्यान नहीं देना। अब आपको बताना है कि जो वर्तमान समय में तांबा प्राप्त होता था किसको? हड़प्पा वासियों को, वो कहां से मिलता था? अब तो आप इसको देख के आप इसका आंसर कर सकते हो ना, जो हड़प्पा वासी थे इनको तांबा कहां से प्राप्त होता था? अब आपका आंसर आ जाना चाहिए 1 मिनट, आपका 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि इन चीजों को मैंने बता दिया आपको डिटेल में, किस चीज कहां से कौन सी चीज मंगाई जाती थी। आपका आंसर क्या कह रहा है भाई? करो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, तुम भी बच्ची हो भाई, ये सभी बातें छोड़ो, पहले आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, बच्ची बच्चा हस्बैंड वो गर्लफ्रेंड ये सब करते रहोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। जब तक आपकी पढ़ने की उम्र है तब तक आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हो बाद में। ये काम सब कहाँ का है? बाद का है। अगर ये सभी अभी करते रहोगे ना तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना आप मेरी। कहीं भी आप लिख लेना इसको। ठीक है, सभी कमेंट कर रहे हैं भाई।
चलो, तो यहां तक सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया भाई, जबकि मैंने बता दिया कि जो तांबा था वो वर्तमान समय में कहां से मंगाया जाता था। आपको ये बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि कहां से मंगाते थे भाई, राजस्थान से मंगाते थे और ओमान से मंगाते थे। तो ओमान इसमें है ही नहीं, तो हमको कहां से मंगाना पड़ा। ये इसका आंसर हम लोग क्या करके जाएंगे, इसका जो आंसर करेंगे वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बात यहां पर क्लियर है, बात यहां पर क्लियर है ना। चलो, अच्छा एक चीज और आप सभी को बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक था। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या बताओगे आप। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था भाई, आप सभी को बातें बतानी है, ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। बताओ एक बार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो था ये आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब यहां पे बात करते हैं भाई, ऊपर में आपका ऊपर में एक कौन सा मिलता है आपका मांडा। ये कहां पर है आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। मांडा कहां पर था आपके जम्मू कश्मीर। अगर यहां पे बात करते हैं दक्षिण में इसका विस्तार कहां, सॉरी इसका जो पूर्वी विस्तार था वो कहां तक था, तो आप बताएंगे भाई कहां पर था, आलमगीरपुर तक। कहां पर तक, सॉरी यहां पे क्या आएगा, आलमगीरपुर आएगा, दैमाबाद आएगा, आप बताएंगे, या फिर सुतकांगडोर आएगा, क्या आएगा एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे भाई। अच्छा बात कर लिया करो, बात उत करना बंद करो। यहां पे क्या आएगा भाई, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहां पे था, तो आप सभी को ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब अगर नीचे की बात करते हैं दक्षिणी विस्तार कहां तक था, तो दैमाबाद तक था। कहां तक, दैमाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र। और यहां पे जो आपका इसका पश्चिमी विस्तार था वो था सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। ये आपका कहां पर पड़ता है भाई, बलूचिस्तान, ठीक है ना। बात आप सभी को ध्यान रखना है, बलूचिस्तान। तो ये जो था ये आपका क्या था, ये था आपके हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था भाई, कोई बता सकता है। चलो ये सभी चीजें बताओ आप। तो ये आपको विस्तार समझ में आ गया। अच्छा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था भाई, यहां पे बात करते हैं कि सर जी इसका जो दूसरा नाम रहा वो कौन सा रहा। इसका जो इसका दूसरा नाम रखा गया वो कौन सा रखा गया, जो था आपका सिंधु सभ्यता। जो आपकी सिंधु सभ्यता है उसी को दूसरे के नाम से जानते हैं, आपकी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं भाई। ये सभी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े भाई, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो हमारा तांबा था वो कहां से, राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। टिन जो था वो अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। ये वर्तमान समय की बात है, ठीक है, कब की, वर्तमान समय में, कौन से कहां से। और जो औजार यहाँ के मिलते थे भाई, औजार, ठीक है, औजार यहाँ के मिले, और साथ ही साथ यहाँ के जो हथियार दिए गए उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता था, आपके तांबे का प्रयोग होता था। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता था, तांबे का, और सबसे कम प्रयोग टिन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो कांसा बनता था वो दोनों के मिक्सचर से बनता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और आपको बतानी है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है इसकी हड़प्पा स्थल की खोज किसने करी थी। यहां पे हड़प्पा स्थल की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा करी गई, तो आप बताएंगे भाई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी जी के द्वारा। और ये खोज की कब जाती है, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, किसके कब की जाती है, 1921 के अंदर। अगर बात करें किसके अंडर में, जो दयाराम साहनी जी थे इन्होंने किसके नेतृत्व में खोज करी,
तो आपको ये नाम याद करना है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। जो दयाराम साहनी जी ने आपके हड़प्पा स्थल की खुदाई करी, इसका उत्खनन किया, ठीक है ना, इसका जो उत्खनन किया गया वो जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में किया गया। कब? 1921 के अंदर किया गया। सभी चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाजों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदी बाड़ों के रूप में की गई थी? आप बताएंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी भाई, इनमें से वो कौन सा स्थान था जहां पर ईंटों से बनी एक संरचना प्राप्त होती है जिसको गोदी बाड़ों के नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे कि किस स्थान से प्राप्त होती है। चलिए आप सभी बताएंगे। चलो भैया, मूड क्या हो गया भाई? मूड गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है आपका मूड? अमन, आपका मूड क्यों गर्म हो रहा है भाई? वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करो भाई, एक बार लाइक एक बार जरूर करो भाई, सभी फटाफट सभी लाइक कर दो एक बार। लाइक बढ़ नहीं रही है वीडियो पे, ठीक है ना? लाइक भी बढ़ाओ, साथ ही साथ में क्लास को शेयर करो, क्लास में बच्चों की संख्या भी बढ़ाओ। 2 लाइक हुआ है अभी तक, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका गोदी बाड़ो प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त होता है भाई? तो बात ध्यान रखेंगे, ये आपके लोथल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। अगर बात करें कि वर्तमान समय में कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है आपका गुजरात, गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? गुजरात राज्य में स्थित है। अगर यहीं पे बात की जाएगी कि सर जी लोथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, यहां पर बात करते हैं कि सर जी उसका उत्खनन, इसका जो उत्खनन किया गया वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो उस व्यक्ति का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? एस.आर. राव। क्या? एस.आर. राव, ठीक है ना? लिख देंगे एस.आर. राव, एस.आर. राव। और ये उत्खनन किस वर्ष में किया जाता है? तो वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, 1950। कौन सा? 1950। 1950 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा क्या किया जाता है भाई? लोथल का उत्खनन किया जाता है। यहां तक सभी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया है। मैं यहां रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, इतनी सभी चीजें आपकी क्लियर हैं? एक बार जरूर बताएंगे आप। आगे बढ़ जाएं क्या? ये चीज आपको समझ में आ गई? ये चीज आपको समझ में आ गई? पीवी जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद। तो ये सभी बातें आपको समझ में आई भाई। गुजरात राज्य में स्थित है आपका लोथल, इसका उत्खनन एस.आर. राव जी के द्वारा किया जाता है। कब? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का स्नान गृह मिला था? वो जो आपका विशाल स्नानागार, इसको किस नाम से कहते हो आप? इसको एक नाम और देते हो, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, विशाल विशाल स्नानागार। इसको जो एक आप लोग नाम दे देते हो, कौन सा? विशाल स्नानागार। तो भाई जो आपका विशाल स्नानागार है वो किस स्थान से मिला था? आपके बनवाली से मिला था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? आप सभी क्या बताएंगे? आप सभी इसका बताएंगे कि ये जो आपका विशाल स्नानागार प्राप्त होता है ये कहां से प्राप्त होता है? चलो सर आपने कहां तक पढ़ाई किया? मेरा एमएससी चल रहा है, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का स्नानागार मिला था? तो आप बोलेंगे कि सर जी जो आपका विशाल स्नानागार है ये कहां पर मिला हमको? ये तो हमें मिला था भाई कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। कहां पर? मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है ना? मोहनजोदड़ो। अब बात आती है कि वर्तमान समय में यह स्थित कहां पर है? जो आपका मोहनजोदड़ो है तो ये वर्तमान समय के अंदर अगर बात की जाएगी सर जी ये स्थित कहां पर है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि सर जी ये स्थित है वर्तमान समय में पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कौन सा आपका स्थल, कौन सा हड़प्पा स्थल? वो है आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि सर जी इसकी खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, इसकी खोज कब की जाती है? तो खोज की जाती है 1922 में। अब बात आती है कि सर जी इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया या इसकी खोज किसके द्वारा करी गई? तो आप क्या बताएंगे?
राखाल दास बनर्जी। ठीक है ना, आपका नाम हो जाएगा राखाल दास बनर्जी, नाम हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। ठीक है ना भाई, ये सभी चीजें आपकी क्लियर हैं। 1922 के अंदर क्या किया जाता है, इसकी खोज की जाती है। ये वर्तमान में कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो नाम आपको बताना है राखाल दास बनर्जी। शॉर्टकट में इनको क्या कहते हैं, आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट नाम इनका क्या है, आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी, ये शॉर्टकट नाम भी आप लोग याद करोगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, इसको सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, ये बात आप बताएंगे कि सर जी इसको सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसको सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो भाई सभी भैया अभिषेक राम राम, भैया राम राम। चलो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ जाएं भाई। राम राम भैया राम राम। तो इतनी सभी चीजें आपको समझ में आ गई। इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। किस भाषा के अंदर, तो वो भाषा आपकी होती है सिंधी, सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मृतकों का टीला। इतनी चीज समझ में आ गई है। इसकी अगर स्थिति पूछी जाती है तो ये कौन सा है आपका, पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा अब यहां से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, प्राप्त साक्ष्य। यहां से जो हमारे, ये कहां से प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त साक्ष्य, तो ये आपके मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो से जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एक बार हम लोग लिख देंगे भाई, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, एकदम गजब तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। दूसरी चीज, एक तो हमें क्या प्राप्त होता है, महाविद्यालय। किसका साक्ष्य मिलता है, महाविद्यालय का साक्ष्य मिलता है। एक तो हमें महाविद्यालय का साक्ष्य मिलता है। दूसरी चीज क्या मिलती है, कांस्य की नर्तकी, कांस्य की बनी नर्तकी। ठीक है, कांस्य की बनी नर्तकी, कांस्य की बनी नर्तकी, ये क्या थी, एक महिला की नग्न मूर्ति थी। ठीक है ना, महिला की नग्न मूर्ति। और एक चीज यहां से प्राप्त होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पशुपतिनाथ मूर्ति। किसकी, एक मिनट लिखेंगे यहां पे, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति यहां से प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपके कहां से भाई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली वस्तु, जो चीजें हैं आपकी वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। विशाल स्नानागार, एक महाविद्यालय का साक्ष्य मिलता है कि यहां पर कोई महाविद्यालय भी पहले रहा होगा। कांस्य की बनी एक नर्तकी भी प्राप्त होती है, जो कि एक महिला की बनी हुई एक नग्न प्रतिमा थी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मिलती है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल जाती है। तो ये सभी बातें क्लियर हैं। लाइव है भाई, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधे राधे भैया, राधे राधे विद्या, राधे राधे। लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। निक्कू सिंह, निक्कू सिंह, ठीक है। मैम जी कहां है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में 1922 में इसकी खोज होती है, किसके द्वारा, राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा की जाती है। इनका शॉर्टकट नाम क्या है, आरडी बनर्जी, ये बात ध्यान रखना है। सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये सभी चीजें आपकी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, बढ़िया तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी भाई।
जो आपके सिंधु घाटी, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के जो नगर थे और शहर थे, इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो कौन सी थी भाई? आप बताएंगे क्या? इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो कौन सी थी? तो भाई यहाँ पे क्या मिले? यहाँ पे दुर्ग मिले। सबसे प्रमुख विशेषता की थी, क्या थी कि यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमको दुर्ग मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी या फिर सिंधु सभ्यता शब्द किसने दिया? सिंधु घाटी या फिर सिंधु सभ्यता, यहां पे लिखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता शब्द। जो सिंधु सभ्यता शब्द दिया जाता है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया जाता है? तो जॉन मार्शल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा जो शब्द दिया जाता है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले, सबसे पहले किसके द्वारा? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। जो जॉन मार्शल जी थे, ये थे क्या भाई? तो ये भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक, किसके? भारतीय पुरातत्वों के महानिदेशक थे आपके। कौन? आपके थे जॉन मार्शल। ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सभी चीजें आपकी क्लियर है भाई। अगर कोई चीज में दिक्कत है तो आप बताना, एक बार आपकी वो चीज क्लियर की जाएगी, कंफर्म की जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बीच में। चलो 1 मिनट रुकेंगे भाई आप लोग। आप लोग बताएंगे कि जो हमारी क्लास है वो चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है? थोड़ा 1 मिनट कंफर्म कर देंगे आप लोग। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि जो हमारी क्लास है वो चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे भाई। क्लास जो है हमारी बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए बीच में। चल रही है भाई कि नहीं चल रही है? चलो भाई बढ़िया एकदम। एक मिनट भाई, आप लोगों के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। 1 मिनट रुक जाएंगे आप सभी तो अच्छा रहेगा, वेट करेंगे 1 मिनट का, बस 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। चलो भाई, आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, ये क्लास ठीक है। जैसे कमेंट आएगा आप लोगों के कमेंट पढ़े जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना बॉस? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार जरूर बताएंगे कि सर जी कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो क्लास को शुरू करें क्या? एक बार जरूर बताना आप लोग, एक बार आप लोग बताना कि क्लास को फिर से कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया?
ये आपके देने वाले थे जॉन मार्शल। अब बात आएगी कि सर जी जो ये जॉन मार्शल हैं ये थे कौन? ये जो जॉन मार्शल हैं भाई ये थे कौन, आप बताएंगे क्या ये कौन थे? एक बार जरूर आप कंफर्म करना। सभी बताओ भाई, क्लास जो है हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बाद आगे बढ़ना है हमें। यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत है, एक बार जरूर सभी बताएंगे। चलो भाई क्लास चल क्यों नहीं रही है हमारे में? चलो भाई ठीक है ना, अब बात क्लियर है, आवाज अब आपको नहीं आ रही होगी, अब आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो हमारे जॉन मार्शल थे ये क्या थे? भारतीय 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 पुरातत्व के महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व के कौन? महानिदेशक। कौन? जॉन मार्शल। इन्होंने ही क्या किया भाई, सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द है वो सबसे पहले इनके द्वारा ही दिया गया था। बात क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, ये जो दुर्ग थे भाई, ये दुर्ग ये क्या थे? जो दुर्ग थे यही जो थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों एवं शहरों की विशेष पहचान बने, इनकी विशेष विशेषताएं बनी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी खोज किसके द्वारा की गई और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इसकी जो खोज की गई वो की गई दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा खोज करी गई,
ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये कब करी गई, तो बात ध्यान रखना है 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोज करी। किसके नेतृत्व में? आपके जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन गोदीबाड़ा कहां स्थित है? अभी हमने आपको बताया था गोदीबाड़ा के बारे में ही हमने बताया। हमारा लगभग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था भाई, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जो हमारा गोदीबाड़ा से संबंधित था। बताओ, जो हमारे हड़प्पा कालीन लोग थे, ये गोदीबाड़ा डाक यार्ड कहां स्थित था? जो गोदीबाड़ा स्थित था, ये भाई आपके कहां पर स्थित था? मैंने अभी आप सभी को बताया था ये कहां पर, तो ये आपके किसमें? लोथल में स्थित था। मैंने आपको बताया था कि नहीं? कहां पर? लोथल में स्थित था कि नहीं? लोथल हमारा है कहां? लोथल की अगर बात करेंगे तो लोथल हमारा कहां पे? हमने बताया था आपको, गुजरात के अंदर बताया था। खोज हमने इसकी कब बताई? इसकी जो खोज करी गई वो कब की गई? 1950 के अंदर की गई थी। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, तो यहां बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो बहुत बढ़िया। सभी एक बार बताएंगे, जो अब आपके जो कमेंट है वो हमें दिखाई देने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के कमेंट दिखाई देने लगे हैं। अभी तक जो थे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे थे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा में अन्नागार की ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थी जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। जो हड़प्पा के अंदर जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो आपका अन्नागार में लगी हुई ईंटों के प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, उनकी पंक्तियां जो थी, उनका उपयोग किस लिए किया जाता था? जो ये अन्नागार की ईंटें थी, इनका उपयोग अनाज को थ्रेशर करने के लिए, साथ ही साथ में अनाज को सुखाने के लिए किया जाता था। उपयोग किस लिए? अनाज को सुखाने के लिए और इसी में संग्रहित करने के लिए। तो वो जो हमारी ईंट के बने प्लेटफॉर्म थे, ये कैसे प्लेटफॉर्म थे भाई? ये किस प्रकार के प्लेटफॉर्म थे? तो आप सभी को ध्यान रखना, ये जो प्लेटफॉर्म थे ये आपके वृत्ताकार थे। इसका उपयोग किसमें किया जाता था? इसका उपयोग जो किया जाता था, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? अनाज को सुखाने के लिए, अनाज को सुखाने के लिए, सुखाने के लिए, अनाज को सुखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और क्या? और दूसरा उपयोग क्या किया जाता था? अनाज संग्रहित करने के लिए, अनाज अनाज संग्रहित किया जाता था इसी में। ठीक है ना, अनाज का संग्रह इसी के अंदर किया जाता था। सभी चीजें क्लियर है भाई? चलो सभी लोग बताना एक बार। नेहा ब्लॉग, चलिए सभी लोग बताएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर। किस नदी को अब सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन हड़प्पा शहर बनाया गया था? वो कौन सी नदी है जो अब सूखे मार्ग के किनारे, जो सूखे मार्ग के किनारे प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण किया गया था, हड़प्पा को बनाया गया था? जो आपका हड़प्पा स्थित था वो किस, ठीक है ना, जो क्या लिखेंगे, जो आपका हड़प्पा नगर था या हड़प्पा जो शहर था वो जो स्थित था किस नदी के किनारे? तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित। ठीक है, किनारे स्थित था। इसकी खोज कब करी गई थी? ये बात आपको ध्यान रखना है। खोज 1922 के अंदर किसके द्वारा खोज करी गई? तो राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा। ठीक है ना, ये सभी बातें आपकी क्लियर हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई आपका रावी नदी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग बताएंगे फटाफट, हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे, इसका आंसर आना चाहिए। नेहा नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, राखाल दास, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, सभी लोग शेयर करेंगे। रावी नदी के किनारे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओनली आरसीबी, क्या हुआ भाई आरसीबी का? आरसीबी तो टेबल में टॉप पर बैठी है। यहां पे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। शहर खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, में कच्छ के रण में स्थित था, जहां ताजा पानी और उपज जो थी आपकी उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, जो आपका एक शहर था, शहर का नाम क्या था? खादिर बेट। कौन सा शहर था? वो था आपका खादिर बेट, जो कि कहां पे स्थित था? ये आपका जो स्थित था, ये कच्छ के रण में स्थित था। ठीक है, कच्छ के रण पे, यहाँ पे आपको ताजा पानी भी मिलता था और यहाँ की जो मिट्टी थी वो कैसी थी? उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये किस
स्थल के अंदर स्थित था, तो वो कौन सा स्थल था? तो बात ध्यान रखनी है, स्थल था आपका धौलावीरा। स्थल कौन सा था भाई? स्थल था धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। ये क्या है, एक पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट नोट करना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल क्या है? लिखना है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल। ठीक है, जो आपका धौलावीरा स्थल था वो था सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल था। इतनी बात क्लियर है? ये स्थित कहां था? अगर इसकी स्थिति आपसे पूछी जाए, ये स्थित कहां था? स्थित में गुजरात में। स्थित कहां पर? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में। इतनी सभी बातें आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या था? बताएंगे? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक मतलब सबसे शुरुआती जो लिपि आपकी ज्ञात की गई वो कौन सी लिपि थी? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं बताएंगे क्या आप? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं एक बार जरूर बताना। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से आपके देश आते हैं? सभी के आंसर आ जाने चाहिए फटाफट। गुजरात, वेरी गुड। आरसीबी विनर 2025। चलिए बहुत बढ़िया, आरसीबी तो विन करेगी, लेकिन अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका कुछ वेरीफिट नहीं होने वाला है इसमें। आरसीबी तो इस बार कप जीत लेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। आपको सिर्फ पढ़ाई करने से आपको एक नौकरी, पढ़ाई करने से वही काम होगा जो वो लोग करेंगे, वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप उसको छोड़िए, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सी मिली आपको यहाँ पे शैली? तो शैली जो मिली थी भाई, ये कौन सी लिपि मिली? तो यहाँ पे सिंधु लिपि मिली। कौन सी? सिंधु लिपि मिली थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। इसका उपयोग कहां कहां पर किया गया? जो ये सिंधु लिपि है, इसका उपयोग किन किन स्थानों पर किया गया? तो आप सभी बता रहे होंगे सर जी इनका उपयोग कहां पर? आपके मुहरों के ऊपर किया जाता था। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर किया जाता था। ठीक है, इनका उपयोग कहां पर? मुहरों पर, मुहरों पर उपयोग किया गया। मिट्टी के बर्तनों पर इनका उपयोग मिलता था। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर इनका उपयोग मिला। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? जो भारत के अंदर लोहा जो है, लोहे की उत्पत्ति के बारे में, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मी लिपि आपका जो है वो राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट है, सिंधु लिपि। ठीक है, चलो, भारत में लोहे की उत्पत्ति के बारे में कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए थे? कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए थे किसके बारे में? लोहे की उत्पत्ति के बारे में। तो लोहे को उत्पत्ति को लेकर जो आपके सिद्धांत दिए गए वो भाई कितने सिद्धांत दिए गए सभी बताएंगे एक बार। सभी बताएंगे कितने सिद्धांत दिए गए? तो आपके 2 सिद्धांत दिए गए भाई। कितने? आपके 2 सिद्धांत दिए गए। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से 2 सिद्धांत थे इनके बारे में भी तो जानना है, कौन कौन से हमारे थे। एक तो था स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी उपलिखित सिद्धांत का क्या था भाई? स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। पहला जो आपका सिद्धांत बनाएगा वो कौन सा? स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत लिखेंगे फर्स्ट। जो आपका पहला सिद्धांत स्वदेशी, स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। 1 मिनट, स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। अगर दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे तो कौन था? कोई बता सकता है क्या? जो दूसरा उत्पत्ति, लोहे उत्पत्ति का सिद्धांत था वो कौन सा था? चलो भाई, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, वो कौन सा था? तरास सिद्धांत। ठीक है, दूसरा कौन सा? दूसरा जो था वो था तरास सिद्धांत।
दूसरा था आपका तरास सिद्धांत। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है भाई। एक बात बताएंगे, जो आपको लोहा उत्पत्ति को लेकर आपके दो सिद्धांत दिए गए, उन दोनों में आपको क्लियर, पहला स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा तरास सिद्धांत। इन दोनों के माध्यम से क्या किया जाता था, जो आपका लोहा है, लोहे को का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पहला था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धर्म विचारों और अभ्यास के बारे में विषयों को संदेश देने का प्रयास किया? कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना लंबा क्वेश्चन है, आंसर बहुत छोटा है भाई। कितना लंबा क्वेश्चन है, आंसर बहुत छोटा है, आप सभी को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक, वो कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म विचार, जो आपके धम्म विचार थे एवं उनके अभ्यासों के बारे में संदेश देने का प्रयास किया है? किसके माध्यम से? अपने शिलालेखों के माध्यम से। आप बताएंगे कि आपके बृहद्रथ थे, अशोक थे, दशरथ थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे? आप सभी के आंसर आज आने चाहिए बढ़िया, एकदम सटीक। सभी के आंसर आने चाहिए एकदम गलत तरीके के आंसर आने चाहिए भाई, बढ़िया एकदम आंसर आने चाहिए। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अशोक। कौन? अशोक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अब बात आती है, ये किसकी बात की गई है? मौर्य शासक। तो यहां पे बात करना है हमें मौर्य वंश के बारे में। मौर्य शासक की बात कर दी है तो हमें मौर्य वंश के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा वहां से। चीन से हूं, ठीक है। चलो बताओ, ये चीज आपको समझ में आई? जो धम्म विचार थे वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आपके? वो किसके द्वारा? वो आपके अशोक के द्वारा। कब? कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय के बाद। ये बात तो ध्यान रखनी है, ये कब किया गया? कलिंग विजय के बाद। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि सर जी जो हमारा मौर्य वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौर्य वंश की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य। बात तो ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? क्या याद करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो स्थापना की जाती है भाई, वो कब की जाती है? 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व में क्या किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करी जाती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ये कौन थे? अशोक जी के दादाजी। कौन? अशोक के दादाजी थे। कौन? अशोक के दादाजी थे। ठीक है ना, बात क्लियर है? अशोक के कौन थे? अशोक के दादाजी थे। इतनी बात क्लियर है। जब मौर्य वंश की स्थापना की गई तो किसको हराकर इन्होंने करी? नंद वंश के बाद। किसकी? नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना। क्या लिखेंगे? नंद वंश के बाद, नंद वंश के बाद स्थापना। नंद वंश के बाद स्थापना की गई थी किसकी? आपके मौर्य वंश की स्थापना करी गई। इतनी चीजें क्लियर है भाई? चलो एक बार सभी बताएंगे क्या आपको सभी बातें हमारी समझ में आ रही हैं बढ़िया तरीके से? ये बात आपको समझ में आई? जो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करी। किस वंश के राजा को हरा के? नंद वंश के राजा को हरा के। अब ये बात तो क्लियर हो गई भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर ये जो बृहद्रथ थे, ये बृहद्रथ कौन था? तो ये कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, क्या लिखेंगे? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। मौर्य, क्या लिख देते हैं? अंतिम मौर्य शासक लिख देते हैं, बस बहुत है। क्या लिखेंगे? अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक, मौर्य शासक। कौन सा शासक? अंतिम मौर्य शासक था। कौन? तो अंतिम जो मौर्य शासक था वो था आपका बृहद्रथ। इसकी हत्या किसके द्वारा करी गई? ये बात बताएंगे आप। इसकी जो हत्या की गई वो किसके द्वारा की गई? तो एक बार जरूर बताएंगे। इसकी जो हत्या करने वाला व्यक्ति था, हत्या किसने करी? तो ये भाई इसका सेनापति। हत्या किसने करी थी भाई बृहद्रथ की? तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था भैया पुष्यमित्र सूर्य।
कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। हत्या किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा। समझ में आ गया। जो आपका अंतिम मौर्य शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है ना, उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई? जो आपके बृहद्रथ के सेनापति जी थे उन्हीं के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई भाई। यहां पे लिखेंगे अंतिम मौर्य शासक। ये चीजें आप नोट करते चलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है। आप लोग जाके वहां से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको चैनल को ज्वाइन करना है, चैनल को फॉलो करना है। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ डेली की डेली दी जाती है, हर क्लास की पीडीएफ दी जाती है। ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया डिटेल के साथ में। 40 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे एकदम गजब तरीके से। ठीक है, 40 प्रश्न करेंगे। 40 प्रश्न जो आप पढ़ोगे तो आपको दोबारा नहीं भूलने देंगे, ये बात गारंटी है। चलो, तुम किस चीज की तैयारी करते हो? आपस में बात करना बंद कर दो भैया, आपस में बात करना बंद कर दो। इतनी सभी चीजें क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, बात आती है दशरथ कौन थे। बात आती है कि मौर्य वंश में दशरथ कौन थे, तो क्या लिखना है? अशोक। अशोक के पोता, अशोक के पोते थे। ठीक है ना, ये कौन थे? अशोक के पोते। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके बारे में आपने जान ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? वो कौन सा शिलालेख है जो पशुओं की बलि के निषेध की घोषणा करता है? जो पशुओं की जो बलि चढ़ाई जाती है उसके विरोध में लिखा गया वो कौन शिलालेख? कौन सा शिलालेख है? बृहत शिलालेख सेकंड, बृहत शिलालेख फर्स्ट, बृहत शिलालेख फोर्थ, बृहत शिलालेख थर्ड। आप बताएंगे कौन सा जो शिलालेख है वो लिखा गया। तो आप क्या बता रहे होंगे? वो जो आपका शिलालेख है जिसका नाम है बृहत शिलालेख फर्स्ट, ये क्या करता है? पशु बलि निषेध। ठीक है, पशु बलि निषेध, पशु बलि निषेध। ठीक है, बलि के विरोध में। इतनी बात क्लियर है, विरोध में लिखा गया। सभी बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का संदेश प्रसार करने के लिए भेजा? भाई जो ये कौन थे? अशोक। अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? महेंद्र, और उसकी एक पुत्री थी उसका नाम था भाई संघमित्रा। तो अशोक क्या कहता है इन दोनों से? ये बात जाननी होगी आपको। अशोक का पुत्र था, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई इंस्टा चलाना छोड़ो, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसका आंसर करो, उसके बाद आप इंस्टा चलाना, उसके बाद सभी की इंस्टा आईडी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और उसकी पुत्री जो थी संघमित्रा, इन दोनों से क्या कहा जाता है कि तुम जाओ भाई और कहां पे जाके? श्रीलंका के अंदर जाके क्या करना है तुमको? धम्म का प्रसार करना है। ये बात कब कही जाती है? जब ये क्या करता है? कलिंग युद्ध पर विजय करता है। और इसका विचार क्यों परिवर्तित हो गया? क्योंकि वहां पे जब कलिंग का युद्ध होता है उसमें बहुत सारा खून खराबा हो जाता है। ठीक है, और ये उस चीज को बार बार करना नहीं चाहता, तो इसलिए वो क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसका प्रचार प्रसार करने लगता है। ठीक है ना, इतनी सभी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र के युद्ध में पराजित हुआ था? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा शासक है जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा कहां पर पराजित हुआ? पाटलिपुत्र, जो आपका पाटलिपुत्र के मैदान में क्या होता है? पराजित हो जाता है। वो कौन सा शासक होता है? तो कौन सा शासक है भाई? क्या मेगास्थनीज है? तो मेगास्थनीज जो था ये कौन था? बताएंगे क्या? जो ये मेगास्थनीज था ये कौन था भाई? तो आपको बता देना है ये कौन था। आप बताएंगे एक बार कौन था? ये था यूनानी इतिहासकार। कौन था? जो मेगास्थनीज था ये तो एक यूनानी इतिहासकार था। कौन? यूनानी इतिहासकार। और किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? सेल्यूकस
सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत। और जो ये सेल्यूकस निकेटर था, ये क्या था? यूनान का राजा। कौन? यूनान का राजा था। ठीक है ना, ये कौन था? यूनान का राजा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है कि आपका मेगास्थनीज कौन था? इसने पुस्तक कौन से लिखी थी? इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, आप बताएंगे? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आप क्या बताएंगे? इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? भाई इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है, क्या लिखा गया? इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। इस पुस्तक में किसका वर्णन? पाटलिपुत्र की सौंदर्यता का वर्णन। क्या किया गया? पाटलिपुत्र की सौंदर्यता का वर्णन किया गया। ठीक है ना, सौंदर्यता का वर्णन। ये सभी बातें आपको क्लियर हैं? किसका वर्णन? सौंदर्यता का वर्णन किया जाता है पाटलिपुत्र में, जो आपकी मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक थी। सभी का बहुत बढ़िया, यूनानी था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 14 का सी है। 14 का सी नहीं होगा। सेल्यूकस निकेटर मारा नहीं गया था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, सॉरी, यूनानी राजा था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा पाटलिपुत्र के युद्ध में पराजित होता है, वो कौन पराजित होता है? वो होता है आपका धनानंद। कौन पराजित होता है? धनानंद पराजित होता है। अब बात करेंगे धनानंद के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं, धनानंद के बारे में चीजें जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। धनानंद कौन था भाई? नंद वंश का अंतिम शासक। क्या लिखेंगे? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना करी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना क्या हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। कब स्थापना होती है मौर्य वंश की? 322 ईस्वी में। किसको पराजित करके? धनानंद को पराजित करके क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी? मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। सभी बातें आपकी क्लियर हैं भैया? आगे बढ़ो, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सभी बताएंगे एक बार? 2022 में हुआ। चलिए हराया, बहुत बढ़िया। सभी बताएंगे एक बार? क्या चीजें आपको यहां तक क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अगर डाउट है तो एक बार कंफर्म करेंगे कि डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सभी बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 सभी बताएंगे एक बार? आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। निम्नलिखित में मौर्य राजाओं में से देवान प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? जो आपके मौर्य राजा थे उनमें से किसका दूसरा नाम, किस शासन का दूसरा नाम देवान प्रियदर्शी था? ठीक है, देवताओं का प्रिय। ये जो देवान प्रिय है, क्या बात करेंगे? जो देवान प्रिय है, ये क्या है? देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय ये किसको कहा जाता था? किस शासक को कहा जाता था? तो आप क्या बताएंगे? अशोक को कहा जाता था। किसको? अशोक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना यहाँ पर? बात ठीक है। अब बात आती है कि अशोक जी ने मौर्य वंश में शासन कब तक किया? अशोक जी के द्वारा जो शासन किया गया मौर्य वंश के ऊपर, वो कब से कब तक किया जाता है? तो बात ध्यान रखेंगे, कब से कब तक? 268 से 232 ईसा पूर्व तक। 268 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। 232 ईसा पूर्व तक क्या करता है? ये शासन करता है। कहां पर? मौर्य वंश के ऊपर। ये बात क्लियर है? अब ये एक बात नोट करेंगे, कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपनाता है। बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है ना। और क्या किया? अपना शिलालेखों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर देता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, 1 मिनट का समय देंगे।
1 मिनट का समय देंगे और जो है ये हमारा क्वेश्चन आप लोग करेंगे बढ़िया तरीके से एकदम। चलो भाई सभी बताओ एक बार, क्या सभी चीजें आपको समझ में आ गई? अशोक अशोक सभी का आंसर आ रहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ोगे। भाबरू बैराट शिलालेख, एक शिलालेख है इनका जिसका नाम है भाबरू बैराट शिलालेख। भाबरू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तित को दर्शाते हैं, कहां से पाए गए? जब अशोक ने क्या किया, कलिंग युद्ध के पश्चात जब ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं तो उसका जो वर्णन मिलता है वो किसके अंदर मिलता है? भाबरू बैराट शिलालेख के अंदर मिलता है। और जो ये आपके शिलालेख पाए जाते हैं ये कहां पर? आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पर? राजस्थान में ये शिलालेख आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया है? बौद्ध धर्म एवं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया गया है। ये जो है इसमें क्या किया गया है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म एवं बौद्ध शिक्षाओं को, बौद्ध धर्म एवं बौद्ध शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म एवं बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार किया गया है। क्लियर? किसके माध्यम से? आपके भाबरू बैराट शिलालेख के माध्यम से ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अभी मैंने आपको बताया यूनान का राजा कौन था। गलती हो गया, कोई बात नहीं बिहारी, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिहार आप लोगों ने दे दिया आंसर। इसका सही जवाब जो था वो था राजस्थान। बात सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सा यूनानी राजा था जिसने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था? कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में। मैंने अभी आपको बात बताई थी, किसने भेजा था? सेलुकस प्रथम निकेटर। किसने? सेलुकस निकेटर। ये सेलुकस निकेटर प्रथम को या सेलुकस प्रथम निकेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? यूनानी राजा, यूनान का राजा। ये कौन था? यूनान का राजा था, ठीक। अब ये जो मेगास्थनीज है इनके बारे में तो हमने चीजें पढ़ी ली हैं आराम से बढ़िया तरीके से, ये सभी चीजें क्लियर हैं भाई। आगे बढ़ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। जो मौर्य साम्राज्य के अशोक जी थे, अशोक थे, वो किस धर्म के अनुयायी थे? बताओगे आप? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। आप बताओ जो अशोक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? आपके सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के या फिर जैन धर्म के? मैंने आप सभी को बताया है किस धर्म के अनुयायी थे। कौन? आपके जो आपके अशोक जी थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? आप क्या बताएंगे? तो आप बता रहे होंगे भाई किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये शुरुआत से नहीं थे, ये कब बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद क्या होते हैं भाई? ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी भाई? बढ़िया क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और ये बसा कहां पर था? तो ये बसा था आपका गंगा, गंडक और गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर, और सोन नदी के संगम पर, जो आपका पाटलिपुत्र शहर था वो 3 नदियों के संगम पर स्थित था। कौन कौन सी नदी? आपकी गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी। इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित था कौन? वो आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, बात क्लियर भाई? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
बताएंगे नंबर 20। अभी 20 क्वेश्चन बच्चे में, आधी क्लास हुई है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो मैंने शुरुआत में भी बताया था, और यहां पर भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे आपके कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। बात आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इन्होंने स्थापना कब करी तो बात करेंगे। इन्होंने जो स्थापना करी, स्थापना कब करी? 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में करी। अब बात क्या करेंगे, क्या बताएंगे? नंद वंश, नंद वंश के शासक धनानंद, नंद वंश के शासक धनानंद को हराने के बाद जो आपका जो नंद वंश था, नंद वंश के बाद किसकी स्थापना होती है? आपके मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उसके जो अंतिम शासक हुआ करते थे वो कौन थे? आपके धनानंद। और इन्हीं को हरा के क्या कर दिया भाई? इन्होंने स्थापना कर दी, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ, जो ये धनानंद को पराजित किया, कहां पर? पाटलिपुत्र के मैदान में। कहां पर? पाटलिपुत्र के मैदान में इनसे क्या हुआ था? युद्ध हुआ, और यहीं पर ये पराजित हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जी मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को के नाम से जाना जाता था। अब बात, एक नाम आता है कि हलवाहो। ये हलवाहा कौन है भाई? ये जो आपके हलवाहा है ये कौन है भाई? सबसे बड़ी चुनौती। ये जो हलवाहा है ये कौन है? सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए कि आप नहीं जानते कि हलवाहा किसे कहा जाता है। तो हलवाहा किसे कहा जाता है? कि साधारण हल चलाने वालों को, ठीक है। क्या? साधारण हल साधारण हल चलाने वाले किसानों को, ठीक है ना। साधारण हल चलाने वाले किसानों को क्या कहा जाता है भाई? इनको तो कहा जाता है हलवाहा। बात हम लोग ध्यान करेंगे कि नहीं? बात हम लोग ध्यान देंगे कि नहीं ध्यान देंगे? तो ही मैं देखूं कब वो आंसर कर दिए हो, ठीक है। चलो चलो करो भाई सभी आंसर। वीडियो को लाइक जरूर करो सभी, फटाफट आंसर साथ ही साथ में करते रहना है आप सभी को। हलवाहा जो थे इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरा नाम कौन सा था इनका? जो दूसरा नाम था भाई वो था उझावर। दूसरा नाम जो था वो इनका कौन सा था? उझावर, ठीक है। दूसरा नाम कौन सा था? उझावर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा दूत था जो सेल्यूकस प्रथम के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। आप सभी को पता है कि किसके द्वारा भेजा गया, कौन सा भेजा गया था? वो भेजा गया था मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज भेजा गया था। बात आती है ये कौन था? तो ये एक यूनानी इतिहासकार था। ये कौन था? ये एक यूनानी इतिहासकार था। बात क्लियर हो गई है? कौन था? यूनानी इतिहासकार, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, बताएंगे क्या? इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, जिस पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सभी को बताना है। पुस्तक का नाम आप सभी को बताना है, कौन सी है? इंडिका। इतनी चीज क्लियर है। जो आपका फाहियान था ये कौन था? तो ये एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे हैं और द्वार कितने हैं भाई? ये चीज पूछी गई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर कुछ नहीं पाया तो क्या पूछा कि द्वार कितने हैं? किसमें? आपके पाटलिपुत्र में। बताओ भाई ये कोई क्वेश्चन है क्या? लेकिन पूछा है तो करना है।
इंडिका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब बताओ, चीनी यात्री था, इसका आंसर करो तो पता चल जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा जो पाटलिपुत्र एक में जो एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है, तो उसमें इन्होंने एक शब्द लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है ये क्या है, यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है। ये चीज मैंने बताई थी ना अभी, किसकी सौंदर्यता का वर्णन किया गया इंडिका पुस्तक में। और इसमें क्या बताया गया, जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जो आपका पाटलिपुत्र शहर है वो एक चारों तरफ से एक विशाल दीवार के साथ में घिरा हुआ है, और इसके अंदर 570 मीनारें हैं, और द्वार कितने हैं भाई, द्वार इसके अंदर आपके 64 द्वार स्थापित किए गए हैं। कितने, 64 द्वार स्थापित किए गए हैं, तभी तो आप इसके अंदर जा पाओगे। कितने, 64 द्वार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? कहां पर, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के ऊपर सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश कौन था? तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहला राजवंश था वो था आपका हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश। तो आप बताएंगे इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम क्या हो जाएगा, बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। क्लियर बात, कौन थे भाई, बिंबिसार जो थे वो थे आपके संस्थापक किसके, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल थे भाई, बताओ अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल थे? रोहित गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल थे, आप सभी को पता होना चाहिए। 54 द्वार, 54 नहीं थे। जो ऋग्वेद संहिता है इसमें कितने मंडल थे भाई, बताओ एक बार, कितने मंडल थे ऋग्वेद में? आपके 11 मंडल, 10 मंडल, 11, 12, 20 और 10। आप सभी बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे ऋग्वेद की, ठीक है ना। क्या कर रहे होंगे, ऋग्वेद की बात कर रहे होंगे हम लोग, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, लिखेंगे यहां पे सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद जो आपका ऋग्वेद है, ये सभी वेदों में क्या है भाई, सबसे प्राचीन वेद है। इतनी चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि सर जी इसमें मंडल कितने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मंडल है वो मंडलों की संख्या कितनी है भाई, मंडलों की संख्या है कितनी, 10, ठीक है। जो मंडल है, मंडलों को क्या कहते हैं, ये जो मंडल होते हैं इनको क्या कहते हैं, भजनों का एक संग्रह। इनको क्या कहते हैं, भजनों का संग्रह। भजनों का संग्रह है। और ये जो भजन है ये किन देवताओं को समर्पित हैं, जो भजनों का संग्रह है, एक मंडल है, ये किन किन देवताओं को समर्पित है? तो आप बताएंगे अग्नि देवता है, जो आपके अग्नि देवता, ठीक है ना, सोम देवता, और आपके कौन, अग्नि और सोम को समर्पित है। बात ये ध्यान रखनी है हमें, क्या लिखेंगे, अग्नि एवं, भजन जो है वो अग्नि और सोम व इंद्र देवता, इंद्र देवता को समर्पित। इंद्र देवता को समर्पित है। बात क्लियर है, किसको समर्पित है, अग्नि को समर्पित है, सोम को समर्पित है और इंद्र देवता को समर्पित है, जो इसमें भजनों का संग्रह किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अग्नि सोम 10 मंडल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी का आंसर जो है एकदम राइट है। मंडल कितने हैं भाई, मंडलों की संख्या जो है वो कितनी है, 10 है। इतनी बात आपको यहां से ऋग्वेद के बारे में समझ में आई। आगे बढ़े क्या ऋग्वेद के बारे में, आगे के क्वेश्चन जो बनेंगे। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है इसमें सूक्त कितने हैं। यहां पे बात आती है कि सर जी इसमें सूक्त कितने हैं, ये चीज आपसे यहां पे पूछ ली जाएगी। यहां पे लिखते हैं कि इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है। अगर आपसे सूक्त पूछे जाते हैं तो सूक्त इसमें कितने, 1028। यहाँ पे सूक्त कितने इसमें संकलित किए गए हैं, 1028। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है इसमें ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 10,400 ऋचाएं। कितनी, 10,400, 10,400 ऋचाएं हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ऋचाएं कितनी है, 10,400। अगर सूक्त की बात करेंगे 1028 सूक्त। सबसे प्राचीन वेद है, मंडल की संख्या 10, जिसको भजनों का संग्रह कहा जाता है, और ये आपके सोम देवता, इंद्र देवता और अग्नि देवता को समर्पित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई आपके ऋग्वेद से।
ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि जो ये ऋचाएं हैं, ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ऋचाओं को पढ़ने वाला, ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो आप क्या बताएंगे? हो, क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। जो ऋचाएं हैं इसको पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। बात सभी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़िया, एकदम 1028, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी चीजें क्लियर है ना भाई? एक बार सभी कंफर्म जरूर करेंगे कि सभी चीजें आपकी क्लियर है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। जिसकी रचना कब हुई थी, लगभग कितने वर्ष पहले इसकी रचना की गई? तो आप बताएंगे 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, या 2000 वर्ष पहले। तो आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए सर जी, इसकी जो रचना की गई वो लगभग 3500 वर्ष पहले की करी गई। ठीक है ना, 3500 वर्ष पहले। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में संपन्न हुई थी? किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में हुई? अर्थात जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की जाती है? ये बात बता देनी है, सीधी सी बात है, बाकी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल के द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया। किसके द्वारा करी जाती है आप बताएंगे? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना करी जाती है भाई, वो तो आपके धर्मपाल के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। कब की जाती है? आपको बात ध्यान रखनी है, 780 में। कब? 780 में कब की जाती है? ये शासक कब बना था बताएंगे? जो आपका धर्मपाल है। स्थापना किसके द्वारा? विक्रमशिला की स्थापना की जाती है। और अगर बात करते हैं ये शासक कब बनता है भाई, तो बताएंगे क्या? ये जो आपका धर्मपाल है, ये शासक कब बनता है? 780 ईस्वी में। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। कब? 780 ईस्वी में क्या बन जाता है? शासक आपका बन जाता है धर्मपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ये बात ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है भाई? और अगर यहीं पे बात करते हैं, जो धर्मपाल था ये कौन था, तो ये बात लिखना है, पाल वंश का, पाल वंश का दूसरा शासक, दूसरा शासक। पाल वंश का कौन था? दूसरा शासक था। और इसे क्या कहा जाता है? पाल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है ना, पाल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आपके धर्मपाल को। अगर पाल वंश का संस्थापक आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? गोपाल। गोपाल कौन थे? पाल वंश के संस्थापक एवं पाल वंश के पहले शासक। ठीक है, संस्थापक क्या लिखेंगे? ये क्या थे? पाल वंश के पहले शासक, पहले शासक। ये सभी बातें आपकी क्लियर है ना भाई? इतनी बातें आप सभी की क्लियर है कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? आपका गोपाल। अगर बात करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? धर्मपाल के द्वारा। ये दूसरा शासक था, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल। ठीक है, सभी बातें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताएंगे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन से? दूसरी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। चलो दूसरी तरीके से घुमा के पूछा गया है, बताएंगे आप? यहां पे क्या क्वेश्चन था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में संपन्न हुई? इस प्रकार से पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या घुमाया गया? दूसरा क्वेश्चन घुमाया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ठीक है, यहां पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ एक बार, निम्नलिखित में किस वंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में मिलती है? तो कौन सा वंश है जिसकी वंशावली बिजोलिया शिलालेखों में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलती है। क्या चौहान वंश है, चंदेल वंश है, परमार वंश है, या गढ़वाल वंश है? कौन सा वंश है जिसकी वंशावली बिजोलिया शिलालेखों के अंदर देखने को मिलती है? हमें फटाफट आप सभी बताएंगे किसकी मिलती है? तो चौहान वंश की। चौहान वंश की जो वंशावली है वो हमें कहां पर मिलती है? बिजोलिया शिलालेखों के अंदर मिल जाती है। ये बात क्लियर है भैया?
अब यहां पे बात करते हैं, जो चहमान है वो वर्तमान में कहां पर, वर्तमान समय में राजस्थान व हरियाणा के कुछ हिस्सों पे स्थित था। ठीक है ना। जो चहमान वंश है वो वर्तमान समय के, क्या लिखेंगे, वर्तमान समय के, वर्तमान समय के राजस्थान, वर्तमान समय के राजस्थान व हरियाणा, राजस्थान व हरियाणा के, वर्तमान समय के राजस्थान व हरियाणा के कुछ हिस्सों में, के कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में, वर्तमान समय के राजस्थान व हरियाणा के कुछ हिस्सों में क्या था भाई, ये स्थित था। वर्तमान समय की स्थिति अगर पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, आपके गोपाल, धर्मपाल, रायपाल, वेदपाल। इनको कट कर दो आप भाई, इनको कट कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है ए सही है या बी सही है। बढ़िया भाई, अब आप नंबर लेना बंद कर दो ना, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अभी के अभी। ठीक है विकास पटेल, नंबर लेना बंद कर दो, आप ब्लॉक कर देंगे तुरंत। चलो, पाल साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक था आपका गोपाल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर धर्मपाल की बात करेंगे तो ये कौन सा था? वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा दल क्या था? जो भाई एक चालीसा दल था, ये कौन था? किसके संदर्भ में? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। बढ़िया क्वेश्चन है, लंबी क्वेश्चन है, बताना है आप सभी को। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा दल का मतलब क्या था? आप बताएंगे इसका सही जवाब, फटाफट बताएं, उसके बाद मैं बताता हूं। बताओ भाई, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। फटाफट सभी बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलो भाई, किसी का आंसर नहीं आया है भैया अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया। जेटीएक्स गेमर, प्रशांत, गोलू, फरहीन, विकास, किसी का आंसर नहीं आया भाई। इसका आंसर करना है आप सभी को। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताओ एक बार, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल क्या था भाई? वे अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे, जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद सत्ता संभाली थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वे चालीसा सैन्य धनुर्धर थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपनी बहादुरी से अलग पहचान बनाई। क्या ये बात सही है? तो ये जो थे ये धनुर्धर नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ो। वे चालीसा बंजारा नेता थे, जिन्होंने युद्ध के समय सैन्य आपूर्ति स्थानांतरित किया। ये भी बात गलत है। वे चालीसा राजपूत सरदार थे। ये बात भी गलत है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। वे अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे। ठीक है, कौन थे? तुर्की गुलाम थे। इन्होंने क्या किया भाई? सुल्ताना रजिया की हत्या के बाद क्या करी थी? इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सत्ता भी संभालने का काम किया था। ठीक है भैया, सभी बातें क्लियर हैं? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बात करेंगे कि जो आपका चालीसा दल है ये क्या है। यहां पे बात करते हैं चालीसा दल। चालीसा दल, जो चालीसा दल है ये क्या है भाई? एक बार, एक मिनट, यहां पे लिखना है चालीसा दल। चालीसा दल जो है आपका, ये किससे मिलकर बना था? जो चालीसा दल है ये किससे मिलकर बना था? तो अगर चालीसा दल की बात करेंगे तो भाई ये कौन थे? ये तुर्की अमीरों एवं दासों से बना था। क्या लिखेंगे? तुर्की, तुर्की अमीरों और तुर्की अमीरों और तुर्की गुलामों से मिलकर, गुलामों से मिलकर बना था, से मिलकर बना। ठीक है,
गुलामों से मिलकर बना था। ये बात क्लियर है, ये बात तक क्लियर है भाई, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात की बात करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात कि इल्तुतमिश, क्या भाई, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ था। क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ था, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ था। ये बात भी क्लियर है कि नहीं, इल्तुतमिश से क्या था, ये इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ था। ये सभी बातें आपकी क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को इसमें। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब जो है आप लोगों के कमेंट थोड़ी देर देखना, नहीं देख पाएंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, ये जो लोग थे, चालीसा दल के लोग थे, ये इल्तुतमिश से जुड़े हुए थे। इतनी बात समझ में आ गई। इल्तुतमिश कौन था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ठीक है, आगे। बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया। जो बलबन थे, इन्होंने किस परंपरा से, सिजदा और पैबोस परंपरा। तो बात क्या आती है, एक बात आती है, सिजदा क्या था सर जी, जो ये सिजदा है ये क्या था भैया, जो सिजदा है ये क्या था, सिजदा, सिजदा का अर्थ क्या होता है, सिजदा जो है इसका अर्थ होता है झुकने का कार्य। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था, राजा के आगे झुकना। सिजदा में क्या होता था, राजा के आगे झुकना, राजा के आगे झुकना, राजा के आगे झुकना। अगर पबोस की बात करेंगे, सिजदा हमने पर देख लिया। अगर पबोस की यहां पे बात करते हैं भाई, पबोस के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, पबोस के बारे में बात करेंगे तो पबोस एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें शासक के पैरों को चूमने का कार्य होता था। क्या, शासक के पैरों को चूमने का काम। ठीक है, क्या किया जाता था, शासक के पैरों को चूमने का काम किया जाता था, किसमें, पबोस प्रथा में। ठीक है, तो ये जो परंपरा थी इनका पालन किसने किया था, कि किस, कौन सी परंपरा थी, तो ये जो सिजदा और पबोस परंपरा थी ये एक भैया फारसी परंपरा थी। ठीक है, कैसी परंपरा, फारसी परंपरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिला ए इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया। जिल ए इलाही के रूप में सबसे पहले किसने अपने आप को क्या कर लिया भाई, शैलीबद्ध कर लिया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिरोज शाह था, इल्तुतमिश था, या फिर बलबन था। आप सभी इसका सही जवाब क्या बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में शैलीबद्ध किया। भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो कौन सा व्यक्ति था, वो व्यक्ति था आपका, जिसका राइट आंसर क्या है, बलबन। जिसका राइट आंसर क्या है, बलबन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बात करेंगे, इसका पूरा नाम क्या था भाई, जो ये बलबन है इसका पूरा नाम क्या था। पूरा नाम आप सभी से अगर पूछा जाता है तो नाम बताना है, गयासुद्दीन बलबन। क्या लिखेंगे, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर ना भाई, गयासुद्दीन बलबन की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसने शासन कब से कब तक किया। जो इसने शासन किया भाई, ये शासन कब से कब तक किया भाई, किसने, बलबन ने। बलबन के द्वारा जो शासन किया गया ये कब से कब तक किया गया, तो बात ध्यान रखनी, 1267 से 1287 तक। कब तक, 1266 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, 1266 से 1287 ईस्वी तक क्या करता है, ये शासन करता है, कहां पर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इतनी बात क्लियर है। और ये क्या था, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, ये क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा भी था। क्या लिखेंगे, एक कलर चेंज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं भाई, सबसे शक्तिशाली राजा। ये क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा भी था, सबसे शक्तिशाली राजा। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे तो ये कौन था,
इसने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना करी। ये था कौन? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहीं पे एक बात आती है सर जी, गुलाम वंश जो है इसका दूसरा नाम क्या है? जो गुलाम वंश है इसका दूसरा नाम है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मामलूक वंश। क्या कहते हैं? मामलूक वंश। गुलाम वंश को ही किस नाम से जाना जाता है? आपके मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी बातें यहां तक क्लियर है? बताओ एक बार भाई, सभी बातें क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इतनी सभी बातें आपकी क्लियर है? आगे, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत, यहां पे बात करो एक, यहां पे बात करना है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे, जो राजवंश थे, इनकी ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सोलो। इनको कैसे हम लोग याद करेंगे? दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं, दिल्ली सल्तनत के राजवंश, इनकी ट्रिक क्या है भाई? इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्या? गुल खिले, गुल खिले सोलो। अगर गुलाब का फूल खिल जाता है तो हमको क्या करना है? सो जाना है। गुल खिलेगा तो हम सो जाएंगे कि नहीं? अगर गुलाब खिलेगा तो हम सो जाएंगे भैया, सीधी सी बात है। अगर गुलाब खिल जाता है तो सो जाएंगे भाई। तो यहां पे लिखना है गुल से आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, गुल से गुलाम वंश। ठीक है। अगर खिले की बात करेंगे तो खिले से आपका कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। ये बात क्लियर है? खिलजी वंश। अब क्या बात आती है? सो, सो की बात अगर करते हैं तो क्या आता है? सैयद वंश, सैयद वंश। अब यहां पे बचता है लो। अगर लो की बात कर लेते हैं तो एक वंश आ जाता है आपका लोदी वंश। ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गई बात कि ये जो हमारी ट्रिक है ये क्या है? गुल खिले तो सो लो। अगर गुलाब का फूल खिलता है तो हमको तुरंत सो जाना है। हमारे दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं वो सभी में तैयार हो जाएंगे। इतनी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको एक किनारे लिख लेते हैं, इसको एक किनारे लिख लेते हैं, जो यहाँ के गुलाम है। तो सबसे पहला कौन होता है? आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का ही दूसरा नाम क्या है? ही दूसरा नाम है मामलूक वंश। मामलूक वंश जिसको अभी हमने आपको बताया था पीछे के क्वेश्चन में। ये बात आपकी समझ में आ गई यहां तक? बताओ एक बार, यहां तक समझ में आ गई सभी बातें? आगे बढ़ेंगे क्या? चलो बढ़िया है। तो अब बात आती है गुलाम वंश। अब यहां पे बात करेंगे इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? गुलाम वंश। दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है गुलाम वंश। ठीक है, चलो अब यहां पे बात आती है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई। अब पूछा जाएगा इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो आप सभी को बताना है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या की जाती है? इसकी स्थापना करी जाती है। कब? 1206 ईस्वी। कब स्थापना करी जाती है? 1206 ईस्वी में क्या किया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहां से? इतनी सभी बातें आपकी यहां से क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद और मुनहियान जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करी थी? चलो बताओ, दिल्ली सल्तनत का, ये भाई एक मिनट, यहां पे बात करना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने क्या किया? मुनहियान और बरीद नामक अधिकारियों को क्या कर दी? उनकी नियुक्ति करी। बताएंगे क्या? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक पता है आपको
किसने किया था भाई? गयासुद्दीन बलबन ने किया था क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था? भाई आप सभी बताएंगे किसके द्वारा किया गया था ये सब आपके अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा किया गया था। ये बातें हम सभी को ध्यान रखनी है। इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कब से कब तक किया भाई? शासन की अगर बात करेंगे तो शासन इसने किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने शासन कब तक किया दिल्ली सल्तनत पर? इसने जो शासन किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1200, क्या लिखेंगे, 1296 से 1316 ईस्वी। कब तक? 1296 से 1316 ईस्वी तक क्या किया इसने? शासन किया। ठीक है ना। और अगर बात आती है कि ये जो था, ये कौन था? खिलजी वंश का दूसरा शासक। खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है ना, ये सब समझ में आ गया। दूसरा शासक खिलजी वंश का कौन सा शासक था? खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? कौन सा कुषाण राजा जो कुषाण वंश का संस्थापक था? बताएंगे क्या? वासुदेव प्रथम, विम कफिसेस, या फिर हुबिस्क, या फिर कुजुल कफिसेस? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बता रहे होंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। सही जवाब है कुजुल, क्या है? कुजुल कफिसेस। कुजुल कफिसेस ये जो थे, ये जनाब क्या थे? ये कुषाण वंश के संस्थापक। कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने क्या किया भाई? दिल्ली, जो इसकी राजधानी कहां पर थी? राजधानी थी दिल्ली, लेकिन दिल्ली से कहां पर? दौलताबाद को ट्रांसफर कर दिया। आप बताएंगे वो कौन सा शासक था? आप इसका सही जवाब कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा काम किया था। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है आज का। ये जो है, ये आज की क्लास का पार्ट 1 है। इसके बाद हमारे 2 पार्ट और हैं। ठीक है ना, इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं जो आने वाले दिनों में आपको करवाए जाएंगे। और हिस्ट्री जो है आपकी 3 पार्ट में, अगर तीनों पार्ट आप लोगों ने खत्म किए तो आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। जो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर आपको रीजनिंग, जो आपके ग्रुप डी के लिए अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो उसके 3 पार्ट पड़े हुए हैं। आप लोग जाना, उन तीनों पार्टों को देख लेना, रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़िया तरीके से रीजनिंग वहां पे कवर करी गई है। जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे उसमें कवर किए गए हैं ग्रुप डी के। ठीक है ना भाई, बढ़िया तरीके की क्लास है। ये भी क्लास आपके लिए एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। आप सभी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, इसने शासन कब तक किया? अब बात आती है इसने शासन कब तक किया भाई? जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने शासन कब से कब तक? 1345 से, सॉरी 1325 से 1351 ईस्वी तक। कब तक? 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, 51 ईस्वी तक। तुगलक वंश का दूसरा शासक क्या लिखेंगे? तुगलक वंश का दूसरा शासक। तुगलक वंश का दूसरा शासक। तुगलक वंश का दूसरा शासक। शासन कब से? 1325 से 1351। गुलाम वंश का दूसरा शासक था। इतनी बात समझ में आ गई? सभी चीजें समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तुगलक वंश के शासन काल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? जब भाई भारत के ऊपर तुगलक वंश के शासन चल रहा था, उस समय भारत के ऊपर किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद गौरी का होता है, तैमूर का होता है, महमूद गजनवी का होता है, या फिर जंगीज खान का होता है? आप सभी बताएंगे किसका आक्रमण होता है भारत के ऊपर तुगलक वंश के समय? किसके समय? तुगलक वंश के समय।
तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी का तो होगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, गुलाम वंश की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो इनका तो होगा नहीं, आप बताएंगे किसका होता है। तो किसका आक्रमण होता है, वो आक्रमण होता है भाई तैमूर का। किसका, तैमूर का आक्रमण होता है, ये बात समझ में आ गई। तो होता कब है भाई, 1398 ईस्वी में। कब होता है, 1398 ईस्वी में होता है। इतनी चीज क्लियर है। क्या होता है, सर्वाधिक विनाश, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विनाश यहां पर हो जाता है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विनाश, सर्वाधिक विनाश कहां पर होता है, इसी युद्ध में सर्वाधिक विनाश होता है। किसका, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विनाश होता है। और ये जो शासक होते हैं ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली का वो कौन सा शहर है जिसकी स्थापना करी गई, तो आप सभी बताएंगे। अगर स्थापना तुगलक के द्वारा है तो कौन सा शहर तुगलकाबाद की स्थापना करी गई होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कब किया, कब किया भाई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक, कि कौन थे तुगलक वंश के संस्थापक। ये कौन थे भाई, तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन, आपके गयासुद्दीन तुगलक जी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया विभाग था। जो एक विभाग है, इनके विभाग का नाम है दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही जो विभाग था वो किससे संबंधित विभाग था, तो ये भाई आपका जो था वो कृषि से संबंधित विभाग था। किससे संबंधित, कृषि से संबंधित विभाग था। इतनी बात समझ में आ गई। कौन सा था, दीवान ए कोही जो एक विभाग था, ये प्रथा शुरू की गई, वो किससे संबंधित थी, इनकी कृषि से संबंधित थी। इतनी सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो आज की जो क्लास है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो मुगल काल के दौरान इनमें से लड़ी गई लड़ाइयां हैं उनको क्या करना है, हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, खानवा का युद्ध। सबसे बड़ी चीज आती है, खानवा का युद्ध कब होता है, 16 मार्च 1527। कब होता है, 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 को किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। ये बात यहां पे नोट करेंगे इस कलर से, ठीक है। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। कब, 26 मार्च 1527 को। बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है भाई पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बात करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है कब होता है, 12 अप्रैल 1526, ठीक है। कब, 12 अप्रैल 1526 को होता है। किसके बीच में होता है, ये बात बता पाएंगे क्या। जो 12 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। क्या लिखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में क्या होता है, 12 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर यहीं पे घाघरा, जो घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 6 मई 1929। किसके, कब, 6 मई 1529। 6 मई सन कौन सा था, 1529। 6 मई 1529 में किसके बीच में होता है, बाबर और अफगानों के बीच में होता है। बात क्लियर रखनी है। किसके बीच में होता है भाई, बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच, ठीक है। बाबर और अफगानों के बीच में होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं कि भाई चौसा का युद्ध कब होता है। चौसा का जो युद्ध होता है 26 मई 1539 को होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में।
क्या लिखेंगे 26 मई नहीं, 6 मई को तो आपका घाघरा का होता, लेकिन 26 जून 1539, 26 जून 1539 को होता है किसके बीच में, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और शेर शाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। तो ये जो आपके युद्ध हैं, इन युद्धों को हमने क्या किया है, कालक्रम में बता दिया है, आप सभी को बताना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये जो आपके युद्ध है इनको याद रखने की ट्रिक कौन सी है, इसकी ट्रिक है पान खा, ट्रिक है भाई पान खा घर चल, पान खा घर चल, ये ट्रिक है आपकी, पान खा घर चल। इसका मतलब क्या है भाई, पान से आपका क्या होगा, पान से हो जाएगा पानीपत, पानीपत प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब होता है 1526, एक मिनट, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये होता कब है 1526 में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा का आता है खा, तो दूसरा जो खा है, खा से आपका होगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध है ये कब होता है भाई, ये आपका 1527 में होता है। सेकेंड्स में एक, इनको एक सेकेंड्स में याद करने का, एक क्रम में याद करने की ट्रिक है भाई, एक क्रम में याद करने की ट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या है घर, घर से आपका घाघरा युद्ध, आपका किसका, घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब होता है, कोई बताएगा क्या, ये होता है 1529, और एक जो आपका बचता है चल, जो आपका है चल से आपका क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध। यहां पे क्या लिखेंगे, जो आपका चल बच रहा है, चल से क्या हो जाएगा, चौसा, चल से चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है, कौन बताएगा, चौसा का जो युद्ध होता है भाई, चौसा का युद्ध होता है 1539, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये ट्रिक आप लोगों को याद करनी है, कौन सी, पान खा और घर चल, ये आपके याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, एकदम सटीक तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अगर आप लोग इसके बीच में जुड़े रहे तो हमारे साथ, ठीक है। अब इसको करना है हमें कालक्रम में, तो 26 में कौन सा होता है हमारा पानीपत का युद्ध, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो देखते हैं बी किसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें सी है, इसमें ए खत्म, यहाँ पर भी क्या है डी, ये भी हमारा खत्म। ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध क्या सबसे पहले हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या है बी, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है यही राइट हो जाएगा, बाकी आपको पता हो या ना पता हो कोई मतलब नहीं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है भाई, ये सभी चीजें आपको क्लियर है।